साथ बदलते भारत की शान। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। हमारे इस कार्यक्रम में खेती किसानी और पशुपालन से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। बता दें, आज हम आपको बताएंगे कि सर्दी के मौसम में कैसे कर सकते हैं आप अपनी पशुओं की देखभाल। फिर आपकी मुलाकात करवाएंगे हमारे सफल उद्यमी से और फिर बात होगी जैविक खेती के बारे में। तो फिर आइए आज के अंक की यहाँ पर शुरुआत करते हैं। आइए किसान भाइयों बहनों, सबसे पहले नजर डालते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। सर्दियां दस्तक दे रही हैं और ऐसे में जिस तरह से हम अपनी देखभाल करते हैं, ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हम अपने पशुओं की भी देखभाल बेहतर तरीके से करें। तो आज के हमारे सेगमेंट में हम आपको बताने वाले हैं कि सर्दियों के मौसम में किस तरह से कर सकते हैं आप अपने पशुओं की देखभाल, जिससे उनका स्वास्थ्य बेहतर बना रहे और आपके मुनाफे में कोई भी कमी ना आए। आइए नजर डालें सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। सर्दियों के दौरान पशुओं में आमतौर पर 4-5 तरह की बीमारियां लगने का अंदेशा रहता है, जिनमें जुकाम, निमोनिया, दस्त और अफारा प्रमुख हैं। इनके अलावा खुरपका मुंहपका रोग भी इस मौसम में लग सकता है। अगर इन समस्याओं से पशुओं को दूर रखना है तो उन्हें सर्दी से बचाना होगा। खास तौर से ऐसे उपाय करने होंगे जिनसे पशुओं को ठंडी हवा न लग सके। जैसा कि आप सबको पता है कि अब सर्दियों का मौसम चालू हो गया है। सर्दियों का मौसम में ध्यान रखने की कुछ ऐसी बातें हैं जो कि प्रायतः हमारे किसान भाई छोड़ देते हैं और उसकी वजह से पशु बीमार या और कोई चीज़ हो जाती है। तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखें कि जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं तो सर्दियों की चीज़ें जैसे कि कंबल या जो पशु को या उसके प्रबंधन में जो चेंज करना है या फिर उसके आहार में जो चेंज करना है, वो सारी चीज़ों का ध्यान रखें। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रबंधन की कि पशु के जो आवास है उसमें क्या चेंज करें और क्यों करें, किस तरह की बीमारियां उसको होती हैं। मुख्यतः 4-5 तरह की बीमारियां सर्दियों में होती है, जैसे कि जुकाम, निमोनिया या दस्त लग जाना बड़े जानवरों में या अफारे की शिकायत। ये सारी चीज़ें आप प्रबंधन के द्वारा या इलाज के द्वारा ठीक कर सकते हैं। सबसे पहली बात प्रबंधन की, जैसे जैसे अब सर्दियां हैं बढ़ती जाएंगी, शाम के समय में ठंड बढ़ती जाएगी और रात को एक 12 या 1 बजे के आसपास एक सर्दी का पीक आएगा, यानी कि सबसे नीचा तापमान होगा और धीरे धीरे इन 3 महीनों में नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी तापमान बिल्कुल 0 के आसपास आ जाएगा। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि शाम के समय में पशु को अंदर बांधना है, उसको कवर करके रखना है, यानी कि उसके ऊपर कोई कंबल या टाट वगैरह की कोई बोरी या इस तरह की चीज़ से आपको उसको ढक कर रखना है। बांधते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि हम जहाँ भी उस पशु की जो भी पशुशाला है या तो 2 तरह की चीज़ें होंगी, या तो कोई ऑर्गेनाइज फार्म हो या फिर एक किसान के पास हो।
ऑर्गेनाइज फार्म में क्या होता है कि मान लो जो नीचे का जो फर्श होता है वो पक्का होता है, तो पक्के फर्श में ये ध्यान रखना है कि वो किसी तरह से गीला ना हो जब हम पशु को बांधें, और उसके ऊपर कोई ना कोई बिछावन या इस तरह की कोई चीज़ हो जिससे कि पशु को नीचे की ज़मीन से जो ठंडक मिलेगी वो ना मिले। अगर हम बात करें पशु पालक के घर पर, तो अधिकतर आजकल तो सब जगह पक्के फर्श बन गए हैं। अगर कहीं नहीं है तो हम ये ध्यान रखें कि वहाँ पर किसी तरह की पराली या इस तरह का कोई सरफेस या इस तरह की कोई चीज़ रखें जिससे कि जो धरती की जो सर्दी है वो पशु को ना आए। दूसरी बात, जब भी हम पशु को अंदर बांधें तो जो पशुशाला है या जहाँ भी आप पशु को बांधते हैं वो चारों तरफ से कवर्ड हो, यानी कि हवादार तो हो लेकिन सिर्फ ऊपर के हिस्से में सीधी की सीधी कोई भी ठंडी हवा पशु को ना लगे। जैसे ही हम सुबह पशु को खोलें तो उन जो भी आपने पल्ले लगाए हैं उनको ऊपर कर दें और थोड़ी सी तेज धूप होने के बाद ही पशु को बाहर निकालें। जहां पशु को हम रात को बांधते हैं, एक चीज़ का और ध्यान रखें कि पशुओं को ज़्यादा दूर ना बांधें, क्योंकि आपस में जो शरीर की गर्मी है वो भी पशु को हाइपोथर्मिया की डिजीज से बचाती है। सर्दी से बचाने के साथ साथ पशुओं को संतुलित आहार भी देना जरूरी है ताकि उनके शरीर को ऊर्जा मिल सके। शरीर जितना ऊर्जावान होगा, सर्दी लगने की संभावना उतनी ही कम होगी। साथ ही पशुओं में बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी विकसित होगी। संतुलित आहार में दाना, बिनौला, खल, चोकर और खनिज मिश्रण जैसी चीजें शामिल होती हैं। पशु चिकित्सक संतुलित आहार के साथ साथ तेल के सेवन की भी सलाह देते हैं। पशु को खान पान के से संबंधित या और चीज़ों से, तो क्या है संतुलित आहार? संतुलित आहार बहुत ही ज़रूरी है पशु को ठंड से बचाने के लिए। अगर हम संतुलित आहार देते हैं तो उसमें ऊर्जा का स्रोत बना रहता है, जिससे कि उसको ठंड लगने में या बीमारी लगने में काफ़ी मददगार साबित होता है। तो संतुलित आहार में कुछ चीज़ें हैं हमारे दुधारू पशुओं के लिए, जैसे कि हम हर चीज़ को अलग अलग फॉर्म में नहीं दे सकते, तो हमें एक तरह का मिश्रण बना लेना चाहिए जिससे कि हम रेगुलरली उसको फीड कर सकें। इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जैसे दाना 30 से 35 किलो, या जिसमें कि आप गेहूं का, बाजरे का दाना ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप खड़ की बात करें तो आप मूंगफली की, बिनौले और खड़ जो अपनी इसकी होती है, क्या नाम है, सोयाबीन की, वो प्रोटीन सोर्स के लिए। तीसरी बात चोकर जो फास्फोरस और चीज़ें हैं वो तकरीबन 22 किलो। उसके बाद खनिज मिश्रण तकरीबन 2 किलो, या फिर नमक साथ में 1 किलो। अगर पशु ज़्यादा दुधारू है यानी कि उसकी दूध की क्षमता ज़्यादा है तो आप बिनौले या सोयाबीन या फिर कोई तेल, कोई भी तेल 2% के हिसाब से 100 किलो में मिला सकते हैं, जिससे कि उसके जो संतुलित आहार बनाने में हमें काफ़ी मदद मिलेगी। इसको देना कैसे है? इसको देना इस तरह है कि कोई भी पशु, गाय हैं तो 2.5 किलो दूध पे प्रति किलो जो हमने मिश्रण बनाया वो देना है आपको। अगर भैंस की बात करें तो 2 किलो अगर दुग्ध उत्पादन है तो प्रति 2 किलो पे 1 किलो, यानी कि अगर कोई भैंस 10 किलो प्रतिदिन दूध देती है तो उस पे हमें तकरीबन 4 किलो के आसपास क्या नाम है ये दाना देना है। और अगर मान लो गाय अगर इस तरह की दूध देती है तो उसमें हमें 4 से 5 किलो, ये हो गई सिर्फ दुग्ध उत्पादन के लिए। अगर हम मेंटेनेंस की बात करें, मतलब कि अगर जैसे सर्दियां आ रही हैं तो हमें पोषण और ज़्यादा देना पड़ेगा ताकि उसमें गर्मी बनी रहे। अब उसमें क्या करना है, जितना दाना 4 से 5 किलो बनता है तो हमें उसमें 1 से 1.5 किलो सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा के स्रोत के लिए देना है, जिससे कि वो ठंड से बचे रहें। या फिर अगर आप सर्दियां के शुरुआत में ही एक मैं आपको मिश्रण बताता हूं, अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो सबसे बढ़िया है, जिसमें कि है काली जीरी, सौंफ, अदरक, उसके बाद ये अपनी अदरक, इन तीनों का मिश्रण आप क्या करेंगे, तीनों को एक अनुपात में मिला लेंगे। मतलब अगर 300 या 350 ग्राम में आप मिला लें। मिलाने के बाद इसको पहले लाके पंसारे से आप सुखा लें। सुखाने के बाद एक तरह मिक्सी में पीस लें। पीसने के बाद आप अगर कभी पशु को इस तरह की कोई चीज़ होती है, अगर ठंड या इस तरह की कोई दिक्कत होती है, तो आप इसमें से 25 ग्राम सुबह और शाम 2-3 दिन के लिए दे सकते हैं। अगर इससे भी आपके पशु को आराम नहीं लगता है तो आप अपने जो भी नज़दीकी पशु चिकित्सक हैं उससे संपर्क करें। खुरपका मुंहपका एक खतरनाक बीमारी है, बल्कि कई बार तो इससे पशु की मौत भी हो जाती है। इससे निपटने के लिए समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं।
कुछ लोगों का मानना है कि टीकाकरण से दुधारू पशुओं में दुग्ध उत्पादन की क्षमता कम हो जाती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि टीका लगने के बाद 1-2 दिन पशु दूध कम दे, लेकिन फिर वह भरपूर उत्पादन देने लगता है। दूसरी बात मैं आपको बता रहा था, निमोनिया की शिकायतें इस सीजन में इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि सर्दियों में जब भी पशु को ठंडी हवा सीधी लगती है तो निमोनिया बनने की गुंजाइश ज़्यादा रहती है। तो आप हमेशा जब भी पशु बाहर भी, अगर मान लो धूप भी है और ठंडी हवा चल रही है, तो पशु को ढक कर रखें। अगर इस तरह की कोई दिक्कत होती है तो पशु के आसपास थोड़ी बहुत रात के समय में आप आग जला सकते हैं, लेकिन ये सावधानी बरतें कि आग से बहुत ज़्यादा धुआं उसकी पशुशाला में ना हो। अगर 2-3 दिन के बाद भी पशु को अगर इस तरह के लक्षणों से, जैसे इसमें लक्षण होते हैं, आँख से पानी बहना, कान का ठंडा हो जाना, बालों का खड़ा हो जाना पशु के, और पशु का खाना छोड़ देना, इस तरह की शिकायतें पशु को निमोनिया में आती हैं। अगर आप निमोनिया को टाइम रहते संभाल लेंगे तो पशु की जान बचाना बहुत आसान हो जाता है। अगर आप जितना लेट करेंगे, इसमें हफ्ते और 10 दिन के बाद अगर पशु को आप निमोनिया से ग्रसित रखेंगे तो उसको बचाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। उसके बाद मैं आपसे बता रहा था कि दस्त, एपाचिन की शिकायतें मैंने आपको बताई कि ये गीली घास और इसकी वजह से होती हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो हिमालय बत्तीसा का एक पाउडर आता है, उसको आप तकरीबन डेली, आप नॉर्मली भी आप उसके जो दाने या किसी मिश्रण में डाल सकते हैं, जिससे कि उसकी पाचन क्षमता तंदुरुस्त रहेगी, उसके अंदर खून का संचार बना रहेगा। खून का संचार बनने से क्या होगा, उसकी शरीर में एनर्जी का सोर्स है वो प्रॉपर बना रहेगा, तो पशु को ठंड लगने की समस्याएं कम हो जाएंगी। अब मैं बता रहा था जो चीज़ें आपको कि सर्दियों में एक दिक्कत और आ रही है आजकल, अभी जैसे ये सीज़न आया है तो इसमें मुंह खुर का रोग बहुत कॉमन है कि मुंह खुर का रोग आ जाता है। तो इसके लिए आप क्या करें, जैसे ही अब सर्दियां आती हैं तो टीकाकरण देश के हर राज्य में इस समय पे इकट्ठा ही होता है, तो आप अपने पशु का टीकाकरण जरूर करवाएं। मुंह खुर एक जानलेवा बीमारी है, उसके लिए टीकाकरण करवाने से पशुपालकों में ऐसी भ्रांति है कि उसका दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल भी। बहुत कम समय के लिए पशु को जब भी बुखार या इस तरह की चीज़ आती है तो कुछ समय के लिए आप कह सकते हैं 1 दिन या 2 दिन के लिए दुग्ध उत्पादन पे फर्क आता है, लेकिन उसके बाद वो चीज़ें रिकवर हो जाती हैं। लेकिन अगर आप टीकाकरण नहीं करवाते हैं तो उसकी वजह से पशु की जान जा सकती है, और दूसरे जो आपके ठीक पशु हैं उनको भी ये बीमारी होने की संभावनाएं हो जाती हैं। तो इन्हीं बातों के साथ आप अपने पशु को सर्दियों में स्वस्थ रखें और अपने निरंतर अपने पशु चिकित्सक से सलाह लेते रहें। अगर किसी तरह का कोई भी लक्षण आपको दिखता है कि पशु खाना या इस तरह की कोई चीज़ छोड़ता है तो अपने पशु चिकित्सक से संपर्क करें और समय पर अपने पशु का इलाज करवाएं। तो ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ बता दें कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। किसान भाइयों बहनों, आइए अब आपको दिखाते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। हमारे देश में अब युवा स्टार्टअप्स की ओर अपने कदम बढ़ा रहे हैं और अगर हम बात करें कृषि के क्षेत्र की तो इसमें भी आंकड़े यही दर्शा रहे हैं। जी हां, आज के हमारे सेगमेंट में हम एक ऐसे ही सफल उद्यमी से आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं जिन्होंने तैयार किया है मिट्टी की जांच करने वाला यंत्र। जी हां, इस यंत्र से आप खुद ही अपने खेत की मिट्टी की जांच कर सकते हैं। तो फिर आइए मुलाकात करते हैं हमारे सफल उद्यमी से, उन्हीं से जानते हैं उनकी इस खोज के बारे में। हाँ
हम IIT कानपुर द्वारा हम लोगों ने एक डिवाइस डेवलप किया है जो कि मात्र 90 सेकंड में बिना किसी रिएजेंट, बिना किसी केमिकल की मदद से मात्र 90 सेकंड में आपको सॉइल हेल्थ रिपोर्ट प्रदान करते हैं, और जिसमें सॉइल के 6 पैरामीटर प्रदान करने का हम काम कर रहे हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, क्ले कंटेंट और ऑर्गेनिक मैटर के रूप में हम सॉइल हेल्थ रिपोर्ट बहुत आसानी से प्रदान कर रहे हैं इस डिवाइस की मदद से, जो कि IIT कानपुर द्वारा बनाया गया है। ये डिवाइस मात्र 2 से 3 घंटे चार्ज होने पर 200 से 300 टेस्ट एक ही दिन में करने की योग्यता रखता है, और इसी उद्देश्य के साथ हम इस डिवाइस को, सॉइल टेस्टिंग को पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में फैलाने का काम करेंगे, और जिसकी मदद से किसानों को किसी भी फसल की बुवाई से पहले सॉइल टेस्टिंग सिर्फ मात्र 90 सेकंड में प्रदान करने का हमारा प्रयास रहेगा। किसान भाइयों बहनों, अब हमारे सेगमेंट में वक्त हो चला है एक और सफल उद्यमी से मुलाकात करने का, जिन्होंने बता दें आपको भूजल की खोज करने वाले यंत्र को तैयार किया है। जी हाँ, है ना कुछ अनूठा सा, तो आइए उन्हीं से मुलाकात कर लेते हैं, जान लेते हैं उनसे उनके इस यंत्र के बारे में। जब मैं चंद्रयान 2 मिशन के लिए काम कर रहा था इसरो में, तभी मुझे एक काम दिया गया था चांद पे पानी ढूंढने का। तो जो तकनीक हमने चंद्रयान 1 में यूज़ की थी पानी ढूंढने के लिए, उसी तकनीक को यूज़ करके फार्मर को अंडरग्राउंड वाटर, भूजल की खोज कहाँ से करनी है हम बताते हैं। इसी तकनीक से हम हमारे फार्मर भाइयों को, FPOs को, NGOs को और बैंक्स को मदद करते हैं कि पानी जो है फार्मर की खेती में कहाँ मिलना जाए, यदि पानी है या यदि पानी नहीं है, ड्रिलिंग के लिए जाना चाहिए या ड्रिलिंग के लिए नहीं जाना चाहिए, हम फार्मर्स को बताते हैं। हम अलग है दूसरों से क्योंकि हमें फील्ड पे जाने की ज़रूरत नहीं है। फार्मर को बस अपने व्हाट्सएप पे गूगल लोकेशन भेजनी होती है लैटीट्यूड और लॉन्जिट्यूड के ज़रिए, और हम उनको बताते हैं उनके पानी में कितनी मात्रा में पानी है, कितनी गहराई में पानी है, और उनके पानी का स्तर है वो बढ़ रहा है या घट रहा है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत जब भी एक किसान को सोलर पंप दिया जाता है, उस सोलर पंप को कौन सी जगह पर सेटअप करना चाहिए, कौन से दिशा में सेटअप करना चाहिए ताकि सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिल सके, ये भी हम बताते हैं। तो पानी और ऊर्जा दोनों को मिलाकर इस चीज़ को कहते हैं एनर्जी वाटर नेक्सस। ये हम सैटेलाइट के द्वारा कहते हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने इस प्रोग्राम को हमें संबोधित किया हुआ है, ये बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है हमारे स्टार्टअप्स के लिए और हमारे फार्मर्स के लिए। हम चाहते हैं हम फार्मर को जो तकनीक चंद्रयान 1 में मून में मिशन पानी ढूंढने के लिए की गई थी, वही टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम फार्मर लोगों की भलाई में इस्तेमाल करना चाहते हैं। किसान भाइयों बहनों, ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ बता दें कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे, और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं, या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है।
लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाए। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब आपको दिखाते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। हमारे सेगमेंट में आज बात होगी जैविक खेती की। जी हाँ, हमारे देश में जैविक खेती को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया जा रहा है। योजनाएं चलाई जा रही हैं यहाँ पर ताकि हमारे किसान इससे जुड़कर लाभ भी ले सके। और बता दें, हमारे किसान भी पीछे नहीं है, बढ़ चढ़कर जैविक खेती को अपना रहे हैं और इसे अपने लिए मुनाफे का सौदा बना रहे हैं। आइए हमारे सेगमेंट फार्मिंग इंडिया में इसी के बारे में आपको जागरूक करते हैं। जैविक खेती देसी खेती का आधुनिक तरीका है, जहां प्रकृति एवं पर्यावरण को संतुलित रखते हुए खेती की जाती है। इसमें रासायनिक खाद, कीटनाशकों का उपयोग नहीं कर खेत में गोबर की खाद, कंपोस्ट, जीवाणु खाद, फसल अवशेष, फसल चक्र और प्रकृति में उपलब्ध खनिज जैसे रॉक फॉस्फेट, जिप्सम आदि द्वारा पौधों के पोषक तत्व दिए जाते हैं। साथ ही साथ फसल को प्रकृति में उपलब्ध मित्र कीटों, जीवाणुओं और जैविक कीटनाशकों द्वारा हानिकारक कीटों तथा बीमारियों से बचाया जाता है। जैविक उत्पाद हमारी सेहत के लिए सबसे कारगर हैं। जैविक उत्पाद खाने से तमाम बीमारियां दूर रहती हैं और शरीर स्वस्थ रहता है। खेती की लागत कम आती है और उत्पादन भरपूर मिलता है। यही वजह है कि सरकार की ओर से कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जैविक खेती को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। जैविक खेती से मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बच रही है। साथ ही प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में बेहतर काम हो रहा है। लोगों के मन में जैविक उत्पाद के प्रति आकर्षण भी बढ़ रहा है। इस वजह से भी किसानों को जैविक उपज का भरपूर मूल्य मिल रहा है। सरकार की ओर से भी जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को जागरूक किया जा रहा है। जैविक खेती प्रबंधन में रासायनिक कीटनाशकों को प्रयोग नहीं किया जाता। इस प्रबंधन में स्थानीय स्रोतों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होता है। जैविक खेती करते समय कुछ विशेष बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, जैसे मृदा प्रबंधन, खरपतवार प्रबंधन और फसल विविधता इत्यादि। जैविक खेती में खरपतवारों का नियंत्रण निराई गुड़ाई द्वारा ही करना चाहिए। जैविक खेती के अंतर्गत कीट व रोगों का नियंत्रण भी जैविक साधनों द्वारा ही किया जाना चाहिए। इस विधि द्वारा खेती करने से उत्पादन की लागत तो कम होती ही है, इसके साथ ही कृषक भाइयों को आय अधिक प्राप्त होती है तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्पर्धा में जैविक उत्पाद अधिक खरे उतरते हैं। दाम अधिक होने के बावजूद भी जैविक उत्पादों की मांग बाजार में हमेशा ही बनी रहती है, जिसके फलस्वरूप सामान्य उत्पादन की अपेक्षा में कृषक भाई अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आधुनिक समय में निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि की उर्वरा शक्ति का संरक्षण एवं मानव स्वास्थ्य के लिए जैविक खेती की राह अत्यंत लाभदायक है।
तो ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ बता दें आज के अंक में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए जरूर लाभकारी साबित हुई होंगी। चलते चलते एक विशेष जानकारी एक और आपके लिए। आप हमारे YouTube चैनल का रुख कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। दोबारा हमारा एक कार्यक्रम आप देख सकते हैं। साथ ही आपको बता दें आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID है krishidarshan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता नोट कर लीजिए, हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।